So if we say the term compatibility check and things which आजकल की generation talk करती है कि हम happy moment types. Yes, but compatibility कितनी और कौन कौन सी चेक करोगे? Boy was asking कि शादी के बाद हम रेंट इक्वली शेयर करेंगे एक्सपेंसेस घर के. Couples are not talking too much to each other और सिर्फ ऊपरी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने द वेडिंग को, सभी नॉर्मल लोगों की वेडिंग को बिग फैट वेडिंग बना दिया है. Right. The people come up to you before marriage for counseling. या तो what do you think? Why they come? Like चुपके से ये फाइंड आउट कर चुकी है आपका फ़ोन कभी देखते हुए कि आप किसी और के साथ भी चैट कर रहे हो, सेक्स चैट कर रहे हो. नई जगह, नए रूम पे, नए बेड पे कैसे सो पाएंगे, कैसे क्या होगा. तो विल ही बी एबल टू टेक स्टैंड ऑफ हिज ओन, और विल ही ऑलवेज बिहेव लाइक अ मम्मा बॉय और अ पापा बॉय. लड़की कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन कर रही है he does not respect me, I don't feel worth enough, whenever. Hi, I am Aprupa. I am the founder of Holding Hands. I've been dealing in the healthcare industry from quite some time and have closely worked in NGOs, hospitals, healthcare management system, patients, elder care, and navigated them through different challenges, either mental or physical or health related. Today we will discuss about relationships. Sometimes we have heard that the relationships do not survive even for the first year of anything, be it a romantic relationship before marriage or after marriage. Sometimes the crash happens within the year. Why does it happen? Have we ever thought of it? Today we have Sonali Mangal, counseling psychologist and relationship therapist who has experience of 9 years with us. She has dealt with couple counseling, relationship counseling, pre-marriage, post-marriage counseling, anxiety, depression, and many other things in her career. She is also our empaneled counselor from last 3 years and have dealt with a lot of cases of holding hands. Today we will discuss with her all the things which happened before and after marriage between the couples and sometimes go unrecognized. हम लोग कभी कभार समझ ही नहीं पाते हैं कि कपल्स के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. क्या ट्रिगर्स होते हैं, क्या उसके पीछे सोशल मीडिया होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, फैमिली होती है, इन लॉज होते हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली होती है, या समटाइम्स अपने अंदर ही कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम समझ ही नहीं पाते और रिलेशनशिप धीरे धीरे स्लोली खत्म होने लगता है. सो सोनाली, हाई, हाउ आर यू? I'm Welcome. good. Thank you so much for inviting me here and giving me this opportunity. सोनाली, हम तो काफ़ी टाइम से साथ में वर्क कर रहे हैं and many a times we have discussed together that how relationships crash down या फिर इस तरीके से हो जाता है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है. You must have gone through a lot of couples who come up to you with their problems. What do you think? Is it that the real relationship and the convenience relationship जो आजकल चलता है, that is a problem? So you rightly mentioned it, real love and convenience love. So real love की बात हम आज के दौर में या आज के जेनजी पॉपुलेशन के साथ आई डोंट नो कितनी वैलिड है, बट हाँ कन्वीनियंस लव बहुत इजीली विजिबल है रिलेशनशिप्स में कि ठीक है इसके साथ में घूमने फिरने का अच्छा चलता है, इसके साथ में फाइनेंसेस की सेटिंग ठीक है, एंड इसके साथ में ठीक है घर का रेंट भी शेयर हो रहा है तो वो भी इजीली मैनेज हो जाएगा. इन सब चीज़ों को देखते हुए हम रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लेते हैं, एंड एक्चुअली जब साथ में रहना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बहुत फंसी हो जाते हैं और हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं. तो वहाँ पे पता लग जाता है कि ये कितना कन्वीनियंस के हिसाब से चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं और रियल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. जैसे कि अब हमारी फूड हैबिट्स मैच नहीं करती तो वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं. हम फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे क्लैशेस आ रहे हैं. तो जैसे ही हमारी कन्वीनियंस डिस्टर्ब होती है तो वो रियल और कन्वीनियंस का डिफरेंस एकदम से साफ हो जाता है और क्लैशेस शुरू हो जाते हैं. आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी लोगों को पता लग जाता है दैट दे आर ऑन अ राइट ट्रैक या रॉन्ग ट्रैक, या ये रियल है, कन्वीनियंस है? डू यू थिंक द जनरेशन नाउ कनेक्ट्स विद इट? फील कर पाते हैं वो ये चीज़ को? और फ्यू कपल्स जो फील कर पाते हैं कि चैलेंज हो रहा है, नई एडजस्टमेंट हो रही है, इरिटेशन हो रही है,
और वो इजीली अपने आप से खुद ही एमिकेबली सेपरेट हो जाते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी जो नहीं हो पाते हैं। वो इतना ज़्यादा इन्फैचुएशन को रियल मान लेते हैं, उनको लगता है कि यही रियल लव है और अटैचमेंट है, वो लड़ रहे हैं आपस में। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि डेटिंग फेज में भी वो एक दूसरे के साथ वायलेंट भी हो जाते हैं, बट स्टिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लड़की कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन कर रही है कि ही डज नॉट रिस्पेक्ट मी, आई डोंट फील वर्थ इनफ व्हेन एवर आई एम विद हिम, बट स्टिल साथ नहीं छोड़ पा रही है। हर वक्त वो परेशान है कि मेरी 3-3 4-4 दिन में बात होती है, बात नहीं होती है। उसने ऐसा भी देखा है कि कभी वो किसी और के साथ चैट कर रहा था तो उसको डाउट भी है, बट स्टिल वो ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उसको यहाँ पे ये एंड करना है। ये रेड फ्लैग दिख रहा है, बट स्टिल शी डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट। पता होते हुए भी, अवेयरनेस में होते हुए भी वो उसको नहीं करना चाह रही है और उस पर काम नहीं करना चाह रही। आपने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे इस हिसाब से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आते हैं कपल्स, बहुत आते हैं। They come before marriage? यस दे डू। एंड मैरिज काउंसलिंग से ज्यादा शायद आज की तारीख में फुटफॉल डेटिंग कपल्स का ही है। That's nice, at least good to hear. Yes, but still they are fighting because working on self is the most difficult thing, and वहाँ पे हमें वही behavioral patterns पे काम करना ज़रूरी होता है जो कि challenge बन जाता है। So if we say the term compatibility check and things which आजकल की generation talk करती है कि हम compatibility check कर चुके हैं, हमने एक दूसरे के साथ time spend कर लिया है, पहले जैसा नहीं है। हमारी शादियां तो ऐसे टाइम पर हुई है जब पेरेंट्स देख लेते थे या फिर हम भी थोड़ा बहुत घूम लेते थे, बट नाउ तो देयर आर पीपल हु शिफ्ट टुगेदर एंड डू लिव टुगेदर और कंपैटिबिलिटी चेक करके आगे बढ़ते हैं। डज इट वर्क्स एंड व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू इज कंपैटिबिलिटी कितनी और कौन कौन सी चेक करोगे? बिकॉज जब आप डेटिंग फेज में होते हो या आप जस्ट फ्रेंडशिप फेज में भी होते हो तो आप कितना ही किसी को समझ पाते हो? Have you ever tried to think about it? हम जब 24/7 शादी हो जाती है या लिव इन में है, किसी के साथ रहना शुरू करते हैं, तब वो छोटे छोटे से चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। हम एक रियल सेल्फ में अपनी आना शुरू करते हैं। डेटिंग के लिए जब बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो तो थोड़ी बहुत देर के लिए हमने मिला, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, अच्छे से पब में पार्टी की और अपना अपना बिल पे किया और घर आ गए। हैप्पी मोमेंट टाइप्स। यस, बट एक्चुअली जब हम साथ रहने लगते हैं, जहाँ कमिटमेंट की बात आती है, जहाँ एडजस्टमेंट्स की बात आती है, वहाँ पे हम कितना तैयार हैं वो करने के लिए। सो वंस आई रिमेम्बर एक केस आया था जिसमें कि द बॉय वाज टॉकिंग अबाउट कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी होती है। सो दिस इज़ रियली अलार्मिंग। आप फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ये टर्म शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क, कंपैटिबिलिटी कितनी भी चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू दैट यू आर लिविंग 24/7 टुगेदर, the real self start coming out, the real picture start coming out. Correct. Then this physical compatibility is not going to help. Then you need lot many other things. So as per you, अगर हम बोलें कि जैसे सही बार कोट करते हैं कि known devil is better than the unknown devil, love marriage better है आपके arranged marriage से, so it all is just term wise and there is love marriage में भी अगर compatibility check as per the couples हो रहा है तो it is not working out the way. So अपरूपा, I absolutely believe कि मैरिज का जो सारा इक्वेशन है ना, वो मैरिज के बाद शुरू होता है। It hardly matters whether it's a love marriage or a arranged marriage, because dating phase में या आपके courtship phase में या शुरू के जो थोड़े से वो phase होता है कि arranged marriages में रिश्ता पक्का होने के बाद भी आप date करते हो, उसमें आप किसी को कितना ही जान लोगे। Correct. So actually आपका real game जो start होता है वो marriage के next day से ही start होता है, when you start actually come together forever and for 24/7. So as per you, what are the 3-4 things which a person should go and check, yeah, when they are together? What are the 3-4 things they should be aware of, which is red flag बोल लो या फिर मतलब ये तो बिल्कुल a big no है, उसमें हमें आगे नहीं जाना चाहिए? What are those things? This is a very good question, and yes, this is very important for today's youth to understand about this. कि हमें अभी आज के era में like boy and girl, they both are working, men and women. So financial compatibility is really important.
एंड कंपैटिबिलिटी नॉट इन टर्म्स की इक्वल अर्निंग है कि कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है, कम अर्न कर रहा है, बट इट्स अबाउट कि हम उसमें अपनी डेली की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ओन करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस कैसे यूज़ करने वाले हैं, क्या हम उसको एज अ टीम यूज़ कर पाएंगे या हम मेरे तेरे के लिए फाइट करते रहेंगे. Correct. सो इफ़ वी जस्ट गो बैक टू आवर मैरिजेस, सो हमारी शादियों में शायद हम फाइनेंसेस को लेके इस तरह से नहीं लड़े कि रेंट तुझे पे करना है या हम 50-50 ही डिवाइड करेंगे. सो आई हैव इवन केम अक्रॉस द मैरिड कपल जो कि रेंट को लेके या घर के खर्चों को लेके फाइट कर रहे हैं. बोथ वर अर्निंग, बट हस्बैंड और वाइफ की सैलरी में बहुत फर्क है. वाइफ इज अर्निंग मच लेसर देन द हस्बैंड, बट स्टिल हस्बैंड इज एक्सपेक्टिंग कि वो 50% एक्सपेंसेस बियर करे. Okay. So how is it possible, right? तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी एंड फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कि दोनों की सेविंग्स को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दूसरा, हम एक आजकल की जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करना कि हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं या न्यूक्लियर में. Because some people are so upfront that they are demanding this from the day one that I don't want to live in a joint family. Correct. And if the person is saying upfront, then you need to understand कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं. जबरदस्ती किसी के साथ आप अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आप अलाइन हो जाओगे कि ठीक है ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं अभी यहाँ हाँ हो रहा है सब कुछ, बट एक्चुअली प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शादी के बाद कितने दिन तक ये जबरदस्ती वाले सिनेरियो में आप सरवाइव कर पाओगे. Even in today's life, I think the girls are also of that opinion कि मेरे भी parents हैं. Yes, I also want to yes. take care of. I've seen many of my friends and Correct. also the exposure I have as of now, जितना मुझे सुनने में आता है, girls also want कि हम अपनी family को support करें. I am also not able to. जितना मेरा husband अपनी family को, अपने parents को importance देता है, उतनी importance मैं भी अपनी family को Right, दे सकूं. right. Which was not, I think, 10-15 years back, because we were of that mental setup that we are going to our husband's house and this is it and this is the end and I'm not supposed to take Right. care financially. But many a times it happens that the girl is also doing both the things. Absolutely. तो वो भी discuss कर लेना चाहिए, I think. बिल्कुल, क्योंकि अब हम जब फाइनेंशियल रोल्स की बात कर रहे हैं तो अगर जिस तरह से लड़का अर्न कर रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, similarly girl also has that right, that she can also pay little attention towards her parents. She is also responsible because she is also somebody's child. Correct. अगर आप किसी के बेटे हो तो वो भी किसी की बेटी है एंड शायद वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती है. सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. एंड दूसरी हमारी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, जैसे कि हम बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. अगर ये हम शादी से पहले ही क्लियर हैं कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हम बाद में इस चीज़ के लिए फाइट नहीं करेंगे. क्योंकि अभी की जनरेशन के हिसाब से देयर आर सो मेनी कपल्स दोज हु आर ऑप्टिंग बाय चॉइस कि उन्हें बच्चे नहीं करने हैं, दे आर हैप्पी विद द पेट्स ओनली. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारे इन चीज़ों में भी, क्योंकि अभी टाइम बदल रहा है, हमारे इश्यूज बदल रहे हैं. पहले शायद ये इशू नहीं होता था, बच्चा करना सबके लिए मैंडेटरी जैसा होता था, या मतलब मैंडेटरी भी नहीं कहेंगे, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलते वो थे सब. आपका बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम में था कि भाई ऐसे ही चलती है. Correct. बट अभी जब टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, चॉइसेस बदल रही हैं, तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम बात करें. अगर हम इंटरकास्ट मैरिज में हैं, लव मैरिज हो रही है या इवन अरेंज में भी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तो कल्चरल प्रेफरेंसेस डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि मेरा कल्चर फॉलो होगा, तुम्हारा होगा, कल को बच्चे होंगे तो कौन सा कल्चर फॉलो करेंगे, क्या दोनों कल्चर्स के लिए, रिलीजन्स के लिए जगह है घर में कि नहीं है. So these are few very important I things. remember because actually my marriage happened in out of my own culture, my own caste, and at that time also I discussed with my husband, would-be husband, that what will be followed. matlab, and my father was very strict on that thing that once you get married to somebody outside your own thing, आपकी चीजें नहीं करी जाएंगी. तो I was pretty clear on that my culture should also be followed, which he gave into, and I think that importance should be given because that absolutely. is equal respect for This each is other. very important. See, you and your husband really dealt it very maturely. So this is the actually correct way in the case of an intercaste marriage. But when people, as you said, that people come up to you before marriage for counseling, yeah, so what do you think? Why they come? Like, I don't think any normal couple just comes up with an idea, कि let's go for a counselor or something. What are the triggers which make them come to you? So there are two ways of pre-marriage counseling.
One is the couple who is dating and they are having issues, and that's why they are walking into the counseling room. And others are those who are looking for the matches and confused on how to put up my words, how to put up my questions to the other party. So they just want to learn what all we can These talk. are, I suppose, the serious couples who want to go forward with the marriage, because So this is not only about कि जो dating couple है, कई बार उनके भी ये questions होते हैं कि भाई ये challenges आ रहे हैं, differences आ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, वो भी confusion होता है. एंड दूसरी साइड होती है जहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए आप अपना मैच मेकिंग देख रहे होते हो, और वहां पे आप जब दूसरी साइड से आपके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आती हैं, तो वहां पे आप बहुत डिलेमा में चले जाते हो. जैसे अभी रिसेंटली एक केस प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आया, जहाँ पे कि गर्ल शेयर दैट बॉय वाज आस्किंग कि शादी के बाद हम रेंट इक्वली शेयर करेंगे, एक्सपेंसेस घर के, रेंट ही नहीं और भी सारे एक्सपेंसेस. She said fine because we both are earning equally, so we will do that. Then that person also asked her, this girl asked him कि मैं western wear पहन सकती हूँ because I am most comfortable in the way I dress up. He said I need to check it with my parents. So girl got a confusion कि अगर ये एक छोटी सी चीज कि मैं क्या comfortable feel करती हूँ, अगर ये इसको अपने पेरेंट्स से चेक करना है, तो will he be able to take stand of his own, or will he always behave like a mama boy or a papa boy? So do you say this is a red flag? It could be. Not necessary. It could also be possible that boy is yet not clear about this. उसने कभी ऐसा कोई question face नहीं किया है. Correct. But it could be. So it is important that you cross question the other person. You also present your question. If let's say that person comes back with the answer that my mom or my dad said that this is not possible, then you have to speak up your thought as well, कि for me this is important. I just remember one of my friends recently said, she is also almost of my age, and she said that back then she told her husband that I'm not comfortable with sarees. I want to wear suits. And the particular culture she was getting married to was a completely sari wala thing. Sasu man, etc., etc. Sari ही पहनते हैं. So the husband said that it's fine, it's okay, and he actually protected her also when went back to the parents saying that this won't happen. Right. So I think taking a stand for your wife or taking a stand for a husband for that matter is very important. Absolutely. Very, very important. Right. Like another question in the same case, the man also came up with the question कि आप डिलीवरी के लिए कहाँ जाओगे? आप यहाँ आपके इन-लॉज के यहाँ डिलीवरी प्रेफर करोगे या अपने पेरेंट्स के यहाँ? एंड ही ऑल्सो शेयर्ड कि ये क्वेश्चन ना मेरी मम्मा ने पूछवाया है. Okay, अच्छा. And so when this client put up this question to me, so I asked the same thing, कि आपका कल्चर में ट्रेंड क्या है? Because India is a country, we are full of so many cultures and religions, and we practice so many different kind of things. We are going by the process. This is what happens. Yeah. So this is cultural based. Second thing in this, the boy was expecting her to bear the 50-50 in the expenses of the child. No, throughout everything in the household. Okay. When we both are earning, so we both are going to bear all the expenses together. Then the girl need to ask back, if this is the scenario, then why should I go for delivery to my parents' place? Because I need my husband emotional support and care at that time too. Why should I go there? Right. It's not that my parents are not going to take care of me, but you have a very different connect with your partner. And when you are pregnant, तो वो शायद spouse की caring ज़्यादा matter करती है instead of पेरेंट्स की केयर अलग तरीके की होगी, गाइडेंस होगी. It also depends what the girl wants specifically, because वो सेफ्टी पर्पस से इम्पोर्टेंट हो सकता है पेरेंट्स के साथ, बट एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए वो आपको अपने स्पाउस से ही चाहिए. I prefer having both husband and mother by my side during this Yeah, time. because this is how you maintain balance. Correct. Because एक बड़ा इंसान में मदर में वो एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको एक ट्रस्ट वहाँ होता है. बट एक वो शादी के बाद आपकी एक इंटीमेसी, एक वो इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा होता है अपने पार्टनर के साथ होता है. तो डेफिनेटली वी नीड बोथ. Right.
इन सब चीज़ों के बीच में कभी आपने ये फील किया है दैट सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द इंस्टाग्राम, द इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउअडेज, डज इट हैव एनी रोल इन It has a very, very, very big role. It has roles in many ways. So first is हम अपने सोशल मीडिया पे कौन से पिक्चर्स शेयर करते हैं या कौन से मोमेंट्स शेयर करते हैं. खुशी वाले लड़ाई के बाद भी खड़े हो जाते हैं राइट, बेस्ट शॉट्स जहाँ पे पोज अच्छा आ रहा है, मेरा साइड प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल अच्छा आ रहा है, उसके हिसाब से हम शेयर करते हैं. क्या कभी हम जब चिल्लाते हुए, लड़ते हुए, जब हम गुस्से में होते हैं, क्या हम वो वाले मोमेंट्स या वो वाले वीडियोस, रील्स कभी पोस्ट करते हैं? नहीं करते. तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं औरों के पिक्चर्स देख देख के कि ये तो बड़े हैप्पी हैं हर वक्त, राइट. बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लड़ रहा है. वो कपल ही क्या है जिसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है या आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है. बट मज़ा उस रिलेशनशिप का है कि हम उसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे डिसएग्रीमेंट में भी एग्री करना सीख रहे हैं, या हम कैसे कभी तुम्हारी बात मान रहे हैं, कभी हमारी बात मान रहे हैं. सारी उस मज़ा इस रिलेशनशिप का उसी सारी जर्नी में है. राइट. सेकेंड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अभी हम सारा वक्त स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं, लोगों को फॉलो करते रहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहते हैं. तो हमें आई डोंट नो ये किस तरह की इनसिक्योरिटी है. ये हमारी जनरेशन में इतनी नहीं दिखती थी जितनी ये इस जनरेशन के साथ दिखती है. तो वो एक दूसरे के फ़ोन चेक करते हैं एंड फिर उसमें वो सोशल मीडिया में कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट पास किया हुआ, चैट हिस्ट्री में, व्हाट्सएप चैट्स में, स्नैपचैट पे, कहीं पे भी वो फिर कैच कर लेना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना. This is what we call, I think, digital cheating kind of thing. Yes, yes. So this is a very common trend these days कि लोग वैसे फिजिकली चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वो चैटिंग में दूसरों के साथ बहुत एंगेज्ड हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं. Even I have also seen so many cases where people are dating in current scenario with someone and they are still chatting with their ex-partners, with their ex-boyfriends and girlfriends. And then they keep blaming each other कि ये बात कर रहा है, ये बात कर रही है. But my question is कि एक दूसरे को, ठीक है हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो तो एक अलग चीज़ है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में. बट इंडिविजुअली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? व्हाट डू यू वांट? आप इसके साथ हो या उसके साथ हो? आप कहाँ जाना चाहते हो? आप कभी भी दो नाव में तो इकट्ठे नहीं सवार हो सकते ना. सो यस, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे अपने चैलेंजेस भी. So how do you deal with it when people come up to you specifically before marriage? कि I have found this man cheating on me, but I don't want to end the relationship because वो आजकल वो compassion का है कि मुझे पता सब कुछ है, लेकिन हम अलग नहीं हो पा रहे या whatever, we want to go forward with it. Then what is the resolution या solution या way forward? How to deal with it? So first thing first, message. Or I should put it in the question: how important it is for a couple to come up for counseling specifically if something like this is going on? So see, the first thing that I just wanted to bring to the notice of the youth that जब आप इस तरीके के कोई रेड फ्लैग्स नोटिस करते हो, प्लीज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. अगर हम अभी ये सब कुछ देख रहे हैं, वो बात करके रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, राइट. अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो आप उस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए तैयार हो. आस्क योरसेल्फ. क्योंकि एक बार ये एक केस आया था जिसमें कि हस्बैंड ने कंप्लेन की थी वाइफ के लिए कि ये डिफरेंट लड़कों के साथ चैट करती रहती है. अच्छा. एंड उसमें हस्बैंड का ये कंसर्न था कि मैं एक बार चांस दे चुका हूँ, 2 बार चांस दे चुका हूँ, कितनी बार मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं इसमें चांस देता रहूँ. एंड यही इसी तरीके का सिमिलर केस एक डेटिंग कपल का भी आया था जिसमें कि अगेन हस्बैंड, उसमें शायद बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का कंप्लेन था कि आई हैव सीन माई बॉयफ्रेंड चैटिंग विद सो मेनी फीमेल्स. सो सी, अगर एक तो मैरिज वाला सिनेरियो है, उसमें आप चलो ठीक है चांसेस ज़्यादा देते हो क्योंकि आप मैरिज बचाने की कोशिश करते हो, बिकॉज हमारे इंडियन सेटअप में मैरिज की इंपॉर्टेंस बहुत ही अलग है. इट्स नॉट लाइक वेस्टर्न कल्चर की बहुत जल्दी से एक कुछ हादसा हुआ और हमने ब्रेकअप कर लिया, ऐसा नहीं है, राइट. तो वन थिंग इज दैट, तो वहाँ आप चांसेस दे रहे हो, बात कर रहे हो, समझ आता है. बट स्टिल अगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, वो टॉक्सिसिटी बनी हुई है, देन
ट्रस्ट इश्यूज तो डेफिनेटली है ही, वो आपका पीस ऑफ माइंड ले रहा है. नाउ दिस इज अप टू यू कि आप कितने चांसेस दोगे और आप कब तक वेट करना चाहते हो. I think it is more because एंड every couple feels कि the more hard conversations we have, there are we more will go to chances next of question later. First, I just want to discuss about the dating couple also. अच्छा. Those who came with the same complaint. हाँ. So उस सिनेरियो में दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग, राइट. वहाँ आपके पास अभी बिल्कुल स्कोप है कि आप उस पर वर्क कर सकते हो और आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो. So, what is the important message that I want to convey here to the youth and to the dating couples? That please understand कि अगर कोई चीज़ आप अभी देख रहे हो, आप उस पर वर्क करने की कोशिश भी कर रहे हो, कपल को कन्फ्रंट, अपने स्पाउस को कन्फ्रंट भी कर रहे हो, बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स अ रेड फ्लैग. Don't ignore it. Don't brush it under the carpet of name calling attachment. कितने दिन तक इस एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव करोगे? कितने दिन तक आप तैयार हो दैट आई एम रेडी टू शेयर माई पार्टनर विद अदर्स? बिकॉज आप अदरवाइज आप शादी क्यों कर रहे हो? आप शादी इसी के लिए कर रहे हो. कई बार कपल्स होते हैं वो शादी कर लेते हैं और फिर ये लगता है मैंने तो शादी इसलिए कर ली थी, मुझे लगा था ये ठीक हो जाए. कैसे? डू यू हैव एनी आंसर कि कैसे? अगर अभी नहीं ठीक हो रहा, डेटिंग फेज में जब लोग बड़े क्रेजी होते हैं एक दूसरे के लिए और आई लव यू कहते हम थकते नहीं हैं, या हम तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं हैं, इम्प्रेस करने से. हाँ, हम वो सब चीज़ों में लगे रहते हैं. अगर उस फेज में ये सब कुछ चल रहा है तो ये शादी के बाद कैसे बदलेगा? जहाँ कुछ टाइम के लिए तो स्पार्क रहता है, उसके बाद लोग ऑलरेडी कंप्लेन करते हैं कि मेरी शादी बड़ी डल हो गई है, एक्साइटमेंट नहीं रहा है. तो मैरिज में तो आप वर्क करते रहते हो ना, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस टू कीप द स्पार्क अलाइव. करेक्ट. जब आप अभी डेटिंग फेज में वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, तो बाद में कैसे? सो इट्स बेटर टू मूव अहेड. But that can be sometimes trust issues also because शायद वही same thing कि the couples are not talking too much to each other और सिर्फ ऊपरी ऊपरी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. ये भी होता है, बहुत बारी होता है, इवन डेटिंग कपल्स में भी होता है. वो सिर्फ लुक से ही मर्समराइज्ड होते हैं या सैलरी पैकेजेस से मर्समराइज्ड होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे एक्सपेंसेस अच्छे से उठा पा रही है, ये उठा पा रहा है, तो वो सब चीज़ों से आप कैरिड अवे हो जाते हो. बट येस, इन सब चीज़ों से शादी नहीं चलती है. Marriage is a very different association altogether. It is all about respect, love and trust. Exactly. Because सिर्फ प्यार and compassion और इन सब से नहीं, financials भी हैं. Compassion is a very big term. We don't have compassion easily. Compassion journey is a very tough journey. Compassion आप किसी के लिए कैसे फील कर पाते हो ना, जब आप बिल्कुल उस इंसान के दर्द से आप कनेक्ट कर पाते हो और आप उसके लिए प्रे कर पाओ, आप उसको मतलब उसको आप सपोर्ट कर पाओ बिना किसी सेल्फिश मोटो के, तो कंपैशन तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं. It's only love. Moreover, superficial. Yes, yes. Convenience love. Convenience Yes. love is the word. Yes. Is it because people are not doing hard talks because they feel that अगर हम लोग बहुत ज़्यादा deep conversation या hard talks करेंगे तो breakup हो जाएगा या फिर लड़ाई हो जाएगी या हम अलग हो जाएंगे? Is that so? कई बार ही होता है ऐसा, not always. जैसे हम अगर फाइनेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, हम कल्चरल डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल ही उनका कोई ग्रे एरिया नहीं होता, वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में बात करते हैं कि नहीं ये तो होगा ही, फाइनेंसेस तो सारे मेरे ही अंडर आएंगे, सारी सैलरी मुझे ही देनी होगी. सो वंस देयर वाज अ कपल हु केम फॉर द थेरेपी एंड दे वर फाइटिंग अराउंड कि मेरी बीवी अपने पैसे मुझे नहीं देती है, वो ट्रस्ट नहीं करती है कि मैं उन पैसों से क्या करूँ. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये वाइसा वर्सा करके ट्राई कर लो. यू गिव ऑल योर मनी टू योर वाइफ, डू यू ट्रस्ट हर? Correct. And who gave you this authority that you are asking कि वो जो भी earn कर रही है वो सब कुछ आपको दे दे? Don't try to be a parent, be a partner. सही है. Actually में a good thing. Yes. अभी तो हम पेरेंट्स से भी कई चीज़ें जो है we don't do, हम दे देते हैं पेरेंट्स को. Yes. But then again एक इंडिविजुअलिटी की वैल्यू इज मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू हैव कि पेरेंट्स है तो सारी चीज़ें बता दो. ये अभी हाइडिंग फेज भी चलता है. डू यू थिंक कि
husband wives also hide small things from each other, and yeah, couples hide small things. So is it small things hai, is it natural one should let go, या it is a very big thing कि छोटी छोटी चीजें जो couples एक दूसरे से छुपाते हैं which affects their relationship? So how you are going to decide कि कौन सी बात छोटी है कौन सी बड़ी है? हो सकता है जो आपके लिए छोटी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी हो सकता है जो आपके लिए छोटी बात है वो आपके स्पाउस को जिस दिन पता चले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो. करेक्ट. सो इट्स फार बेटर कि हमारे बीच में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो. बट स्टिल आई कोट एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस very often, and I do keep quoting it again and again in my even couple counseling sessions as well. So when I was about to get married, my father gave me this tip. So he told me कि बेटा अब आपकी शादी हो जाएगी, आप दूसरे घर चले जाओगे, तो इस बात की समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बातें हैं कि आप अपने ससुराल में जाके ओपनली शेयर कर सकते हो सबके साथ बैठ के. तो कुछ बातें होती हैं जो आप परिवार के साथ बांटते हो. सक्सेस हो गया, आपकी कोई प्रमोशन है, आपका कोई अचीवमेंट है, कोई अवार्ड है, कोई वेकेशन है, कोई मेमोरीज है, ऐसी अच्छी एक्सपीरियंसेस हैं. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो. लाइक मैंने कॉलेज में ये किया था, ये बंक मारा था, या मैंने डेट किया था किसी को, कोई आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, या आपने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा वीडियो देख लिया था. तो ये वाले टॉक्स आप हम उम्र में ही करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? और बेटा स्टिल कुछ बातें होंगी जो आप अपने पार्टनर के साथ ही सिर्फ कर पाओगे. वो बड़ी पर्सनल हस्बैंड वाइफ के अपने पर्सनल टॉक्स हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप के अराउंड हो सकते हैं, उनके कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपस में, या उनके कोई फाइनेंशियल सीक्रेट प्लानिंग्स हो सकती हैं. बट स्टिल बच्चे कुछ बातें होंगी जो सिर्फ अपने तक रखनी होंगी. अब वो आपको ही डिसाइड करना है कि वो कौन सी बात किस कैटेगरी में फिट हो रही है. सिखाया जा सकता है बट एक लिमिट तक. Ultimately, you have to learn that with your, growing age. But when people come up to you, Yes. मेरे को ये बाद में पता चला. I hope you do Yeah, get yes, cases yes, of yes. Relationship, marriages, Absolutely. and जहाँ पर husband या wife की complain होती है कि मेरे को बाहर से पता चला है, या he has been hiding, या she has been hiding from quite some time. Then how you deal with it? Because then you cannot say that उसने नहीं बताया तो it has a purpose. How to deal with it? So see, अगर पास्ट में कुछ था और वो आपके प्रेजेंट में नहीं चल रहा है तो उसको पास्ट में छोड़ दो. बिकॉज लाइफ मस्ट गो ऑन, गो विद द फ्लो. एंड अगर पास्ट में जो था उसको आज भी साथ लेके चल रहे हो, देन बी रेडी फॉर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. राइट? Correct. Marriage means commitment, marriage means trust, marriage means respect, love, all kind of dedication. Correct. Completely. So if you are carrying your past still, what is important matters, the relationship or the thing with जिसके लिए आप fight कर रहे हो, या छोटी मोटी चीजें जिसको लेकर आप baggage बना के चल रहे हो. I think किसको इम्पोर्टेंस देनी है उस ये प्रायोरिटीज तो आपके लिए आप ही सेट कर सकते हो, नोबडी एल्स कैन. आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है मैरिज की, या इवन मैरिज की नहीं, आप किसी भी रिश्ते की बात कर लो, फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप चीट करते हो किसी छोटी चीज पे, फाइनेंसेस पे चीट करते हो अपने पार्टनर को ऑफिस में, या अपनी वर्क प्लेस पे पार्टनरशिप में चीटिंग करते हो, तो रिलेशनशिप के रूल्स तो सभी जगह एप्लीकेबल है ना. इट्स ऑल गिव एंड टेक. आप जितना दोगे उतना ही वापस उसमें से ले पाओगे. सही बात है. सो मेरे दिमाग में एक ऐसा वो आया कि आपको ऐसा लगता है कि नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड द डिस्कशंस वी आर हैविंग अबाउट कि फाइनेंशियल्स भी बात करनी है और लव भी देखना है, छोटी छोटी बातें भी देखनी है, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी माइन्यूट. अभी हर चीज़ बहुत बड़े ग्लास और लेंस से देखा जाता है, जिसकी वजह से द रीसेंट कपल्स आर कोल्ड फीट अबाउट गेटिंग मैरिड. थोड़ा सा एंशियस रहते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्साइटेड अबाउट कि शादी होनी है और ये उस फेज को जीने की जगह दे गेट इनटू द फेज ऑफ बीइंग स्केयर्ड, बीइंग एंशियस, बिल्कुल कि हाय मेरी शादी हो रही है अब क्या होगा. एंड दिस इज इट बिकॉज some triggers outside, yeah, actually the things have changed?
इट इज़ बोथ वेज. आउटसाइड ट्रिगर है बिकॉज हम इंडिपेंडेंट होने के बाद अभी शादियां लेट हो रही हैं. लेट मतलब थोड़ी एज बड़ी होने पे. लाइक आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20. आई वॉज अबाउट टू कंप्लीट 23, right? Pretty early as per today's standards. Today people are getting married minimum at least around the age of 30s, 28 to 30, right? 28, 30. तो जितने हम मेच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, उतने हम अपने बिहेवियरल पैटर्न्स में थोड़ा रिजिड होते जाते हैं, राइट? एंड जितनी हमारी अपनी एक वो रिजिडिटी, अपना कंफर्ट एक क्रिएट होते जाता है, उतना ही फिर हमारे को एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं. तो वो एक हमारे को प्री वेड एंजाइटी जो होती है, जो जिसमें कि एक केस आया भी था. शी वॉज अ वर्किंग गर्ल एंड अच्छे खासे वो ऐसे प्रोफाइल में थे जहाँ पे शी वॉज एयर होस्टेस विद सम ऑफ द एयरलाइंस. एंड एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ही इस तरह से होती है कि हाउ टू डील वेरियस काइंड ऑफ पीपल, करेक्ट, राइट? बहुत सारे उनके लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं उनके स्किल सेट्स में, सॉफ्ट स्किल्स की एंड एवरीथिंग. बट शी वॉज सो 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 वरिड अबाउट इट कि शादी हो जाएगी, अब कैसे एडजस्टमेंट होगा. दो शी वॉज डेटिंग दैट गाय फॉर क्वाइट फ्यू नंबर ऑफ ईयर्स. इट्स नॉट लाइक कि इट वॉज अरेंज मैरिज, हम इसलिए एंशियस हैं. वो उसकी फैमिली से बहुत बार मिली है, उसने उसकी फैमिली के साथ नाइट स्टे भी किया हुआ है बहुत बार वहाँ पे. बट स्टिल शी इज़ वेरी वरिड. एंड उसको शादी के बाद से भी ज़्यादा चिंता यह है कि शादी वाले दिन अगर मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, एंड आई आस्क्ड हर कि व्हाट परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू डू, कि स्टेज पे जो चल के जाना है, जिस तरीके से वहाँ पूरे टाइम बैठना है. She was वेडिंग over, नाइट, yeah, टेंशन है. she was over imagining all that scenario only, and she was too much worried about that social, like वो होता है ना social anxiety कि इतने लोगों के सामने how I am going to be because सबकी आंखें मुझ पे ही होंगी. Because I think again going back to the same point कि Instagram और social media ने the wedding को सभी normal लोगों की wedding को big fat wedding बना दिया है. Right, right. The pre-wedding shoot, then wedding, Right, so right. and so, so and so. जितने दिन में ये पूरे एक हफ्ते का होता है, the groom and the bride are into too much pressure, Right. intense mental stress. बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता है कि ये पूरी जिंदगी भी काटनी है. उनकी पूरी जिंदगी इज ऑल अबाउट दैट वन वीक विच इज गोइंग टू हैपन. दैट इज व्हाट आई फेल्ट आल्सो नियर बाय कि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द वेडिंग टाइम. पिक्चर्स खराब ना हो जाए, लोग हमारी प्रेजेंटेशन खराब ना हो जाए, लोगों के सामने लहंगे लहंगे के चक्कर में पूरी शादी पूरी जिंदगी नहीं डिसाइड कर पा रहे. राइट, आई एग्री विद दैट. दैट आई हैव सो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो एक ये होता है. दूसरा, एक इस बात से भी बहुत एंग्शियस हो जाते हैं कि हम शादी के बाद का ही बहुत सोचने लगते हैं. तो उस सोचने में कि इन लॉज के साथ कैसे सेटल होगा, घर में कैसे सेटल होंगे, नई जगह, नए रूम पे, नए बेड पे कैसे सो पाएंगे, कैसे क्या होगा, वो इतना सब कुछ इतना सोच लेते हैं कि वो इवन अपनी वो सेरेमनीज ही नहीं एंजॉय कर पाते. हम भी इसी फेस, मतलब हमें भी नया बेड नया रूम मिला ही था. बट व्हाई इज द डिफरेंस? व्हाई? सो आई गेस शायद हम अवेयर ज्यादा हो गए हैं, हमें वो अवेयरनेस नहीं थी. आई रिमेंबर फॉर मी ड्यूरिंग माई वेडिंग टाइम आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट वॉट ऑल शॉपिंग आई एम डूइंग. तो हमारे केस में क्या था, हमें शायद मैरिज की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, एंड हम गो विद द फ्लो चलता रहा. एक एक सिचुएशन आती रही, हम फेस करते रहे और हम ग्रो होते रहे. Is it also because our parents always taught us to adjust, and now that is less? If you are, आई गेस पेरेंट्स तो तब भी बात इतना नहीं करते थे घर में, क्योंकि इतना ओपन कॉन्वर्सेशन का उस टाइम नहीं था ट्रेंड. बट द मेन थिंग इज कि हम अपने पेरेंट्स को देखते थे वो सब कुछ करते हुए. अभी के जो पेरेंट्स भी हैं, शायद उनका खुद का भी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है. agree. राइट? न्यूक्लियर फैमिलीज का सिस्टम पिछले 20 साल से काफ़ी इंक्रीज हो गया है. तो बच्चों को नहीं पता है वो कि एक फैमिली वैल्यूज़ या दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि दोनों कपल्स वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं. तो टाइम कहाँ पर है? दे आर रेयरली स्पेंडिंग टाइम विद देयर किड्स. करेक्ट. तो फैमिली वैल्यूज़ आप कैसे सिखाते हो? आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, आप फैमिली डिनर साथ करते हो, या आप पिकनिक्स पे जाते हो. अगर हम घर पे हैं तो हम कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहे हैं, घर के बाहर हैं
तो भी हम शायद मूवी देखने गए हैं या बस हम पिक्चर्स लेने में बिजी हैं, हमें सोशल मीडिया पे टेंशन है कि ये पोस्ट करना है वो पोस्ट करना है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाए. Sonali, tell me कि आप किस टाइप के cases in relationship counseling, what kind of cases mostly come up to you and how it goes, मतलब आप क्या है अभी, how do you handle them? सो मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो हमारे झगड़े क्या हो रहे हैं और हम बहुत झगड़ रहे हैं वो या ये कह के आते हैं कि हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, या कहीं पे जैसे इनफिडेलिटी है तो उनको वो पता चल गया है, चलो उस पर वो झगड़ रहे हैं. कहीं पे इश्यूज है कि मेरा पार्टनर मुझे फ्रीडम ही नहीं देता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. उन्हें चाहिए कि या तो मैं हर वक्त साथ जाऊँ, उनको साथ लेके जाऊँ, या हर वक्त मैं हर मोमेंट की रिपोर्ट उनको दे के रखूँ कि मैं कहाँ हूँ. सो सफोकेटेड फील करने लगता है रिलेशनशिप में. तो अगर आप मुझे पूछोगे किस टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं तो इसका कोई ऐसे फिक्स पैरामीटर या डेटा नहीं है, बिकॉज एवरी कपल कम्स अप विद अ डिफरेंट थिंग. भले ही वो रिलेशनशिप में एंग्शियस हो रहे हैं, अनईजी हो रहे हैं, लड़ बहुत रहे हैं, बट सबके रीजंस बड़े अलग अलग हैं सब. सो अभी एक कपल था जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने नहीं जाने देना चाहती है, वो हर वक्त एक्सपेक्ट करती है कि मैं उसको साथ लेके जाऊँ. एंड सिमिलरली ये सेम कंप्लेन इवन फीमेल्स की भी आती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अब मुझे अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं देना चाहता है, ओवर पॉसेसिव हो जा रहा है. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आपके रिलेशनशिप में उतना ट्रस्ट है और एक दूसरे के लिए आप डेडिकेटेड हो और कमिटेड हो तो हार्डली मैटर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टू ब्रिंग योर फोकस टू कि क्या मेरे पार्टनर का कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मेरा ऐसा कहाँ बिहेवियर है कि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है. अगर वो आपको कहीं चुपके से ये फाइंड आउट कर चुकी है आपका फ़ोन कभी देखते हुए कि आप किसी और के साथ भी चैट कर रहे हो, सेक्स चैट कर रहे हो, सेक्स टॉक कर रहे हो या इंटीमेट टॉक्स कर रहे हो, तो डू यू थिंक कि वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा पार्टनर. अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन दिस, अगर आप ऐसा कुछ देख चुके हो या ऑब्जर्व कर चुके हो अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर उसको जाने नहीं दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, या आप हर वक्त सोचोगे कि वो सारी खबर आपको दे के रखे. सो आई एम सॉरी, दिस इज अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, कोई कुछ भी कर सकता है. आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे कि हस्बैंड 38 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड, दिन में जब वाइफ काम पे जाती थी वो काम घर से करता था, थोड़ा बहुत काम था, अपना कुछ नया बिजनेस का आइडिया डेवलप कर रहा था, उस पर काम कर रहा था. दिन में वो ऐप डाउनलोड करता था, खूब चैट करता था, और जब उसकी वाइफ ने उसको कन्फ्रंट किया कि मुझे पता है, उसके बाद फिर वो वाइफ के आने से पहले ऐप ही डिलीट कर देता था. उसने खुद ये कन्फेस किया सेशन में कि आई एम एडिक्टेड टू दिस. तो ये किसी की फ्रीडम रोकने से या किसी को ये सोचने से कि हम जाने ना दें, यहीं पे रखें, साथ आए जाएं, ये कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं है कि कुछ नहीं होगा. ट्रस्ट है रिलेशनशिप में तो है, वो आप डिस्टेंट रिलेशनशिप में रह रहे हो तो भी मेंटेन कर सकते हो, और नहीं है तो वो साथ रहते हुए भी नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ मच यू आर गिविंग एंड टेकिंग इन दिस रिलेशनशिप. So what is your advice to every now generation or the married couples and the people who are in relationship? What is your advice that what works best and what to do if they are into some kind of tension, number one. Number two, if they feel that there is a discord, what should they do? So first I would like to comment upon pre-marriage sessions. So pre-marriage में जब आप आते हो तो आप symptoms लेके आते हो कि इस बात पे हम लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. फिर वहाँ पे हम वो रूट कॉज वहाँ पे फिगर आउट करते हैं. कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक केस था जिसमें कि पेरेंट्स के बीच में इनफिडेलिटी हुई थी, फादर ने चीट किया था. तो दिस गर्ल ऑलवेज हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ डाउटिंग कि मेरे ऊपर भी ऐसे हो जाएगा, मेरे साथ भी, मेरे रिलेशनशिप में भी ऐसे हो सकता है.
राइट? तो अगर ऐसे सिनेरियोज हैं तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ पैटर्न. सो बहुत ज़रूरी है कि हम पैटर्न समझ पाएं कि पैटर्न क्या है, राइट? कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इश्यूज हैं इसलिए फाइट कर रहे हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज हैं हम इसलिए फाइट कर रहे हैं. बट पर्सनल है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, ये डायग्नोज बाद में होता है, बट पहले शुरुआत फाइटिंग से ही होती है. Obviously. तो अगर हम कपल्स के बीच में जाएं, मैरिड कपल्स, तो वहाँ पे भी फाइटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए हो रही होती हैं बिकॉज दोनों इंडिविजुअल्स बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट चाइल्डहुड है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ हैं, चॉइसेस बड़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं. उनके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, शायद किसी का कोई ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस रहा हो, तो उस सब से हम शेप हुए हैं एज अ इंडिविजुअल. तो वहाँ पे जब वो हम अपने पार्टनर से जो वो गैप्स वहाँ रह गए हैं पूरे ब्रिंगिंग अप में, उन वाली चीज़ों को हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर से. एंड पार्टनर को तो वो सब कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है वहाँ पे. तो अब वहाँ पे फिर आपको अपने ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर को नहीं पता है वो आपका इमोशनल वॉइड कितना कैसे फिल करेगा. उसको नहीं पता कि आपकी नीड वो कहाँ से आ रही है इतनी. Most important, I think your advice is that we should talk. Talking is definitely important, and we also advise during pre-marriage counseling कि एक दूसरे के चाइल्डहुड के बारे में जानो. जस्ट आस्क कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपकी फैमिली में एनवायरनमेंट कैसा है. आप इसको डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है. यू कैन आस्क कि आपकी मम्मी के साथ बॉन्ड कैसा है, पापा के साथ कैसा है, आपका फेवरेट सिबलिंग कौन सा है. देयर आर वेरियस वेज टू वर्क ऑन दैट. एंड फाइनेंसेस, यस, क्योंकि आज की जनरेशन में बोथ आर अर्निंग, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बात करना बहुत ज़रूरी है. फाइनेंसेस डिवाइड कैसे करेंगे, उस पर वर्कआउट कैसे करेंगे. जैसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ आजकल के कपल्स को, बिकॉज बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि जॉइंट अकाउंट ज़रूर बनाओ जिससे अपने घर के जॉइंट एक्सपेंसेस बियर करो. स्टिल मेंटेन योर पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज येस दिस टाइम इज टोटली चेंज्ड. सो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हो एंड यू आर मोर इंडिपेंडेंट नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स अदरवाइज ऑल्सो, देन यू शुड हैव सम फाइनेंशियल बैकअप विद यू. कि अगर कल को हम रिलेशनशिप से बाहर स्टेप आउट कर भी रहे हैं, डाइवोर्स हो भी रहा है, तो हम सिक्योर्ड हो. सो फाइनेंसेस, yes, plays a very big role. I'm not saying that become very mean around finances, कि सिर्फ finances ही finances, but ये एक बेसिक लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है अभी. इफ बोथ आर अर्निंग तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस जॉइंटली बियर करेंगे. तो बट उसमें भी थोड़ा सा हम बाउंड्रीज सेट करेंगे तो इट्स वेरी गुड. बाउंड्री सेटिंग इज अनदर एडवाइस. बाउंड्री सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीज़ें मेरे जैसी हो, कुछ चीज़ें तुम्हारी जैसी हो तो ही अच्छी लगेंगी. Discuss करके रखना. एंड अगर ये दोनों जने अपने अपने स्पेस में हैप्पी हैं, अपनी लाइकिंग्स, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ परस्यू कर पा रहे हैं, अपने अपने करियर गोल्स परस्यू कर पा रहे हैं, तो वो जॉइंट स्पेस में भी वो हैप्पी इंडिविजुअल्स आएंगे तो हैप्पीनेस लाएंगे. Beautiful and happy space. Yes. So give space to each other and also devote time with each other. Both things are important. Then career goals. If both are career oriented, yes, please talk your goals at least for another 5 years. So that you will be able to understand. अगर कोई बहुत ज़्यादा career oriented है और वो clearly बोल रहा है कि भाई मेरी लाइफ में बच्चों के लिए जगह नहीं है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को बच्चे चाहिए, प्लीज़ थिंक अबाउट इट. ये ऐसा गोल नहीं हो सकता जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे, क्योंकि आपकी अर्ज है कि मैं फादर या मदर बनना चाहता हूँ और दूसरे पार्टनर को नहीं चाहिए वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वहाँ क्लैशेस आएंगे. तो आई ऑलवेज एडवाइज फॉर प्री मैरिज पीपल, दोज हु कम फॉर प्री मैरिज काउंसलिंग, मेक अ लिस्ट. व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर? Make extensive list. I don't mind you make list of 25 points, 30 points, whatever. Then just be clear in your mind कि कौन से points हैं जिनको आप जाने दोगे, जिन पे आप adjust कर लोगे, कौन से points हैं जो आपकी top priority में 5 चीज़ें हैं. And इस list पे बहुत ज़्यादा आप सोचो आपके 20-30 points meet हो जाएं तो वो कभी भी नहीं होंगे, because 90-95% of the time life will play
opposite to whatever you plan for. Yes, and with age our requirements also change. Change. जरूरी नहीं है कि हमने जो पहले 25 साल में डिसाइड Right. किया था वही हमारे 35 साल का गोल भी Right, हो. So right. things do change. So, कुछ क्लैरिटी आपके खुद के दिमाग में भी होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मेरे लिए फाइनेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे को हमेशा वो स्टेबिलिटी चाहिए, या मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, मुझे हमेशा जॉब करने की परमिशन चाहिए, मेरे लिए इस तरह से ड्रेसअप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर गिव अप नहीं करूँगी, दिस इज़ मी. एंड हो सकता है मेरे लिए ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चेंज करूँगी, एंड किसी और के लिए करियर उतना इंपॉर्टेंट हो, वो ड्रेसेस पे बोलेगी ठीक है आई विल वियर व्हाटएवर इज अलाउड. Correct. सो ये सबका बहुत पर्सनल होता है. And about marriage, I think we will discuss in another episode because they have very different things to talk about. There we have a lot of different stuff. Thank you so much, Sonali, for being with us, devoting your time, sharing your experiences, and letting us know how important it is to talk, how important is relationship counseling, how important it is to turn and feel that yes, we need help, and reaching out to people. And many a times I have also myself, with all whatever experience I have in the industry, I have also many times reiterated that बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को right time पे समझें और हम help के लिए reach out करें, be it anybody. Obviously, yes. This is another important, very important advice. कि जब आप खुद से figure out नहीं कर पा रहे हो चीजें, तो reach out for professional help. Correct. If you are okay, you go to your parent, your friend, and most of the times you have seen that parents and friends say, ठीक है, पहला साल है, पहले साल में difficult होता है. So there is a point. See, जब हम friends के पास जाते हैं, तो वो friends भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े हम हैं. Right. हाँ. Right? Most of the time. Exceptions are always there, but most of the time, तो उनका ओपिनियन, उनका एक्सपीरियंस उतना ही लिमिटेड है जो उन्होंने फेस किया है. पेरेंट्स का भी मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने घर में देखा है. बट व्हेन यू गो टू द प्रोफेशनल, they have learned so many techniques and ways of working on this, and they have a very non-judgmental approach. क्योंकि हमेशा हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं आप इतने साल एडजस्ट करो, हो जाएगा, आप इस चीज़ पे एडजस्ट करो, बट कितना एडजस्ट करें और कितने साल तक करें और किस किस चीज़ पे करें. Very important. This is very important, I think, because Right? Everybody is not meant for adjustments. So why is counseling important? I think Sonali gave a one-line answer that going to family, going to friends, obviously it is of use. Shopping therapy, music therapy, everything is of use. But when we feel that we are stuck somewhere and we need to work on it, तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन. इट इज़ ऑलवेज गुड कि हम लोग किसी ऐसे से राइट टाइम पे हेल्प ले ले, बिकॉज आवर रिलेशनशिप्स या वी आवर सेल्फ क्रैश डाउन. राइट, एब्सोल्युटली. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल द एंड. एंड अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन, ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें. और अगर आप आगे के लिए बताना चाहते हो कि व्हाट टॉपिक्स वी शुड कवर, वी विल श्योरली ब्रिंग अप अदर टॉपिक्स with Sonali as well as our other counseling psychologists and experts. Please stay connected with us. Thank you.